हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रिनोवा क्लासेस। आज फिर से बायोलॉजी का एक और वीडियो लेकर आया हूँ। इससे पहले हम लोग 3-4 वीडियो बना चुके हैं बायोलॉजी से रिलेटेड, वो भी 10th क्लास का जो चैप्टर 1 चल रहा है जैव प्रक्रम। उसमें हम लोग पहला टॉपिक लेकर चल रहे हैं पोषण, न्यूट्रिशन के बारे में। तो न्यूट्रिशन के इससे पहले कम से कम 3 वीडियो आ चुके हैं, वो आप अगर जानना चाहते हैं, बेहतर से और समझना चाहते हैं इस टॉपिक को, तो इससे पहले वाली वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम लगा देंगे। बाकी अब इसके आगे का कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले, इससे पहले जो हम लोग पढ़ चुके थे वो था पोषण। पोषण के 3 टाइप्स हम लोग पढ़े थे, सॉरी 2 टाइप्स, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। स्वपोषी में हम लोग देखे थे जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, उसमें आपको देखे थे कि वो पेड़ पौधे होते हैं, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं जो अपना भोजन खुद ब खुद अपने बॉडी में ही बना लेते हैं, उसको स्वपोषी बोलते हैं। उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनके अंदर ऑटोमेटिक भोजन बन जाता है। तो वो कैसे बनता है वो आज हम लोग जानेंगे कि भोजन बनाने के लिए, पेड़ पौधों को खाना खाने के लिए आखिर कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है बाहर से, यानी पेड़ पौधे बाहर से आखिर क्या क्या अपने बॉडी में ले लेते हैं पूरे बदन में, जिससे उनके अंदर भोजन बन जाता है, फूड बन जाता है और उसके अंदर शक्ति आ जाती है, यानी ग्लूकोज बन जाता है। तो आखिर वो कौन कौन सी चीजें हैं, तो वही समझते हैं हम लोग। तो देखिए, पेड़ पौधों में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उसमें बात करते हैं हम लोग सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की, फोटोसिंथेसिस। ये है क्या, आखिर नाम ही है फोटो, फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब उसको खींचना, लाइट को खींचना, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश को अपने अंदर ले लेना। तो ये काम है पेड़ पौधों का। पेड़ पौधे प्रकाश के थ्रू ही भोजन बनाते हैं, ग्लूकोज को बनाते हैं, भोजन के रूप में वो ग्लूकोज बनाते हैं एक्चुअल में। तो वो पेड़ पौधे प्रकाश को किस तरह से लेते हैं अपने अंदर बॉडी में, और क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है वो हम लोग देखते हैं इसमें। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्या है, पेड़ पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहला चीज है CO2, उसके बाद आपका H2O है वाटर, और क्लोरोफिल के बारे में हम बताए थे, पेड़ पौधों का जो रंग ग्रीन कलर का दिखता है, हरा रंग का, वो इसी क्लोरोफिल के कारण होता है। तो एक तीसरा चीज आपका है क्लोरोफिल, और एक और उसमें चीज पाया जाता है, चौथा सनलाइट, जो बहुत ही जरूरी है, सनलाइट जिसको सूरज की रोशनी बोलते हैं। तो ये 4 चीज जब मिलता है पेड़ पौधों को, पहला CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधा लेता है अपने अंदर, H2O लेता है, नीचे जड़ से पानी ले लेता है, खींच लेता है अपने अंदर, और क्लोरोफिल तो उसके पत्ती के अंदर होता ही होता है, जिसके कारण वो ग्रीन कलर का दिखता है, हरे रंग का दिखता है। और चौथा चीज, उसको लाइट चाहिए। तो पेड़ पौधों को कितनी चीज चाहिए भोजन बनाने के लिए, तो वो 4 चीजों की जरूरत होती है उसको। वो 4 में कौन कौन है, सबसे पहला CO2, पत्तियों के थ्रू स्टोमेटा में जो छिद्र पाया जाता है, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र, जो छोटे छोटे माइक्रो छिद्र पाया जाता है, उसको स्टोमाटा बोलता है। उस स्टोमाटा के थ्रू गैस, CO2 गैस को अपने अंदर ले लेता है वायुमंडल से। उसके बाद पानी, तो पानी को बताए थे सबसे पहले, छोटे छोटे रोम होते हैं पेड़ पौधे के जड़ों में, पतले पतले बाल के जैसे, उसको बोला जाता है मूल रोम, रूट हेयर से पानी को सबसे पहले अब्जॉर्ब किया जाता है, और ऊपर चढ़ाने का काम, पानी को धीरे धीरे ऊपर चढ़ाता है पत्तियों तक, उसका काम है जाइलम का। तो जाइलम लेकर चला जाता है पानी को पत्तियों तक। तो पत्तियों तक 2 चीज आ चुका है, CO2 H2O यानी कि पानी, तीसरा क्लोरोफिल तो खुद पत्ती के अंदर है ही, क्लोरोफिल, और चौथा है सनलाइट, जो ऊपर से सनलाइट, सूरज की जो रोशनी है वो पड़ते रहती है। तो ये 4 चीज जब मिलता है आपस में, रिएक्शन होता है, जब रिएक्ट करता है आपस में, तब एक चीज का निर्माण होता है जिसको बोला जाता है ग्लूकोज, भोजन के साथ साथ में और भी O2 भी बन जाता है, और O2 मतलब ऑक्सीजन गैस, पेड़ पौधा ऑक्सीजन गैस कैसे देता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण होता है, तो उसमें ग्लूकोज बनता है और साथ में ऑक्सीजन गैस भी बन जाता है, कुछ पानी भी रिलीज होता है बाहर। तो वो हम लोग जानते हैं इसमें, किसमें, फोटोसिंथेसिस में, इसी को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ये 4 चीज मिल करके जब चारों मिल जाएगा और ग्लूकोज का निर्माण कर देगा पत्तियों में, तो इसी को बोला जाएगा फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। सिंपल है। तो देखिए, पेड़ पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल के माध्यम से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, देखो सूर्य, सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, प्रेजेंस में, सूर्य का, सनलाइट का प्रेजेंस होना चाहिए, ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज को फॉर्मूला होता है C6H12O6, C6H12O6, ये फॉर्मूला है ग्लूकोज का, H12O6। ये ग्लूकोज बन जाती है पेड़ पौधों की पत्तियों में, और उसका संश्लेषण कर लेता है पत्ती, तो इसी को बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण। अब ये ग्लूकोज तो बन गया, पत्ती के अंदर ग्लूकोज बना हुआ है, ये जो पत्ती आपका है पेड़ पौधों का, उसमें ग्लूकोज तो बन गया। यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे ये ग्लूकोज बना है, तब ये ग्लूकोज क्या एक यहीं पे रहेगा, पत्ती में ही रहेगा? नहीं, वो पत्तियों से पूरे बॉडी में, मतलब जड़ में, डाली में, तना में, हर जगह फैल जाता है ग्लूकोज। तो जो ग्लूकोज हर जगह फैलता है, वो ग्लूकोज के रूप में नहीं फैलता है, वो सुक्रोज के रूप में फैलता है। ग्लूकोज का ही एक और रूप है सुक्रोज।
तो इसको सुक्रोज के रूप में पूरे बॉडी में उसका परिवहन हो जाता है, हर जगह चला जाता है, ऊपर भी नीचे भी। जाइलम का काम क्या था? ऊपर ले जाना पानी को, जड़ों से ऊपर की ओर पानी ले जाना, ये जाइलम का काम है। और एक और चीज होता है पेड़ पौधों में पूरा, जिसको बोला जाता है फ्लोएम। ये भी एक टिश्यू है, फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? जो ग्लूकोज पत्तियों में बना था प्रकाश संश्लेषण के थ्रू, जो ग्लूकोज बना है, उस ग्लूकोज को सुक्रोज के रूप में पूरे पेड़ पौधों के पार्ट्स में फैला देना, परिवहन कर देना, ट्रांसपोर्टेशन कर देना। ये किसका काम है? फ्लोएम का। जल का परिवहन तो जाइलम, जा से जल, जा से जाइलम, और जा से जड़ से खींचा था, जा से जड़, जा से जल, जा से जाइलम, जाइलम का काम था। और फ्लोएम का काम है ग्लूकोज जो बना है, भोजन जो बना है, वो भोजन का पूरे शरीर में फैला देना, है ना। ये फ्लोएम का काम होता है। सुक्रोज के रूप में, ग्लूकोज के रूप में नहीं फैलाता है, बनता है ग्लूकोज के रूप में, लेकिन फैलाता है पूरे बॉडी में सुक्रोज के रूप में। और ये जमा रहता है किस रूप में? तो जमा रहता है वो अलग है, जमा रहता है वो स्टार्च के रूप में। जो फालतू बच जाता है ग्लूकोज, वो स्टार्च के रूप में पत्तियों में जमा रह जाता है। ये जमा रह जाता है पत्तियों में स्टार्च के रूप में, जिसको मंड भी बोलते हैं हम लोग, मंड के रूप में। मंड क्या होता है? जैसे हम लोग गेहूं वगैरह देखते हैं, गेहूं का ऊपर वाला जो छिलका होता है, ऊपर वाला भूरा भूरा कलर का, वो ही मंड है। अगर हम लोग गेहूं का एकदम महीन पीस देंगे, आटा एकदम महीन होगा, तो ज्यादा बेटर नहीं हमारे बॉडी के लिए, ज्यादा नहीं पच पाएगा। तो ये मंड जो है पचता है हमारे बॉडी में। तो इसलिए मोटा जो आटा होता है वो खाना चाहिए हम लोग को, मोटे आटे की रोटी खानी चाहिए, ज्यादा मोटा भी नहीं, एकदम कड़ा कड़ा, लेकिन वो चोकर होना चाहिए, जिसको मंड बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं। चोकर हमारे बॉडी में पचना चाहिए, वही पचाने का काम करता है एक्चुअल में। तो ये है आपका फोटोसिंथेसिस, सिंपल है फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस के बारे में हम लोग समझ गए कि 4 चीजों की जरूरत होती है पेड़ पौधों को। पहला CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो स्टोमाटा के थ्रू अंदर घुस जाता है पत्ती में। दूसरा पानी, जो जड़ों से आ जाता है ऊपर पत्तियों में। और तीसरा था क्लोरोफिल, जो पत्तियों में भी पाया जाता है। और चौथा है सनलाइट। ये चारों चीज आपस में मिल जाता है पत्तियों में ही, तो ग्लूकोज बन जाता है। अब ग्लूकोज के साथ और क्या क्या बनता है ये हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए, तो ग्लूकोज तो बन जाता है, अब इस प्रक्रिया में क्या क्या होता है और, तो इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस O2, ये O2 मुक्त होती है। पेड़ पौधा लिया था पहले CO2 भोजन बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए, देखो CO2 लिया था, अब बदले में देगा क्या? O2। वही स्टोमेटा के थ्रू O2 बाहर निकलेगा। जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं, तो क्या गया? अंदर गया ऑक्सीजन, O2 गया, छोड़ दिए तो CO2 बाहर गया। तो वैसे ही जैसे CO2 बाहर जाता है, पेड़ पौधा CO2 को खींच लेता है, और पूरा ग्लूकोज बनाने के बाद उसमें से O2 निकलता है बाहर, हम लोग O2 को खींच लेते हैं, वो CO2 को खींचता है, हम लोग O2 को खींचते हैं। यानी हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और वो CO2 को ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। समझ रहे बात? तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर रिलीज करते हैं वो पेड़ पौधों खींचता है, और पेड़ पौधे जो बाहर देता है हम लोग को ऑक्सीजन, वो हम लोग खींचते हैं। तो ये काम है, यानी कि इस क्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है, बाहर निकलता है पत्तियों से। और कैसे निकलता है? तो देखो, जल के अपघटन से निकलता है। जल के अपघटन मतलब टूटने से। H2O, जल में 2 चीज मिला हुआ है, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी। हाइड्रोजन ऑक्साइड मिला है तो जल बना है, पानी बना है। अब ये जल जब टूटेगा तो ये 2 गैस में टूटता है, H2 में और O2 में, यानी ऑक्सीजन गैस में और हाइड्रोजन गैस में। तो जब टूटेगा, अब लाइट पड़ेगी, अब पानी भी मिल गया उसको, तो सूखेगा ये जल, तो सूखेगा मतलब 2 गैस में टूट जाएगा, वो अपघटन हो जाएगा उसका। तो 2 गैस कौन कौन सा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यही टूटने की वजह से, जल के टूटने की वजह से कौन सा गैस रिलीज होता है? तो वो ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है, जो हम लोग के लिए यूजफुल होता है, बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि उसी की वजह से हम लोग जिंदा है, ऑक्सीजन की वजह से। और कैसे मिल रहा है? पेड़ पौधों की वजह से मिल रहा है। पेड़ पौधा कैसे बना रहा है इसको? तो फोटोसिंथेसिस से, प्रकाश संश्लेषण से बना रहा है। प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो ना तो पेड़ पौधा खुद ग्लूकोज बना पाएगा। फल जो हम लोग खाते हैं, फल में भी ग्लूकोज होता है, उसको तोड़ के हम लोग खा जाते हैं। पेड़ पौधा खुद ग्लूकोज बनाता है, खा जाते हैं हम लोग। तो ग्लूकोज भी पेड़ पौधा बना रहा है, और हम लोग के लिए ऑक्सीजन भी दे रहा है। कैसे ऑक्सीजन दे रहा है? तो जो पानी जड़ से नीचे खींचा था उसको तोड़ देता है 2 भाग में, यानी पानी सूख जाता है, मतलब टूट जाता है 2 भाग में, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, और वही ऑक्सीजन बाहर निकल जा रहा है, तो हम लोग खींच लेते हैं ऑक्सीजन को। तो ये है फोटोसिंथेसिस पूरा। अब क्या होता है? तो पौधों द्वारा ग्लूकोज का उपयोग, अब पौधा क्या करता है ग्लूकोज का? हम लोग तो ग्लूकोज को खा जाते हैं, जिससे हम लोग को एनर्जी मिलता है, ताकत मिलती है। तो पेड़ पौधों को भी तो ताकत मिलेगा। तो वही बात है कि पौधों द्वारा ग्लूकोज का क्या होता है? ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है उपयोग। ग्लूकोज का उपयोग यानी यूज ऊर्जा उत्पादन। पेड़ पौधों को भी एनर्जी की जरूरत होती है, तो वो किससे मिल जाता है? उसको ऊर्जा ग्लूकोज से मिल जाता है। अब बात करते हैं एक और पॉइंट की, शेष बचे हुए ग्लूकोज, जो फालतू ग्लूकोज बच गया। तो अभी बताएं, जो फालतू ग्लूकोज बच जाता है वो किस रूप में पेड़ पौधों में जमा होता है? किस रूप में? कमेंट करके बताइए। यहाँ पे देखिए, तो देखो, शेष बचे ग्लूकोज को पौधे जो है स्टार्च के रूप में, मंड के रूप में अपने विभिन्न विभिन्न भागों में स्टोर करके रखता है, जमा करके रखता है। फिर से हम बोल रहे हैं, सबसे पहली बात, ग्लूकोज जो बन गया है पत्तियों में, उसको पूरे पौधों के जड़ों में, तनों में, डालियों में कौन फैलाएगा? फ्लोएम। ग्लूकोज को फैलाएगा, किस रूप में फैलाएगा? सुक्रोज के रूप में। बना था प्रकाश संश्लेषण में क्या? ग्लूकोज, लेकिन पूरे बॉडी में घूम रहा है किस रूप में? वही ग्लूकोज घूम रहा है सुक्रोज के रूप में। कौन घुमा रहा है? फ्लोएम घुमा रहा है। फ्लोएम पूरे पौधों में
पूरा ट्रांसपोर्टेशन कर देता है पूरे पौधे में किसका, ग्लूकोज का। किस रूप में, सुक्रोज के रूप में। और जो फालतू ग्लूकोज बच गया है वो पेड़ पौधों के पत्तियों में जमा रहता है, जहां तहां जमा रहता है। किस रूप में, स्टार्च या मंड के रूप में जमा रहेगा, स्टार्च या मंड के रूप में घूमेगा, पूरा परिवहन होगा पूरा सुक्रोज के रूप में। और जब प्रकाश संश्लेषण में बना था तो वो क्या बना था, ग्लूकोज। तो ये तीनों याद रखिएगा, ग्लूकोज, सुक्रोज और स्टार्च। जब भी बोलेंगे ग्लूकोज तो ओहो मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ग्लूकोज का निर्माण हुआ है। जब भी बोलेंगे सुक्रोज मतलब इसको फ्लोएम पूरा घुमा रहा है, पूरे पत्ती से पूरा हर जगह घुमा रहा है। और जब बोलेंगे स्टार्च तो समझ जाना स्टार्च मतलब कि पेड़ पौधा जमा किया हुआ है ग्लूकोज को, जमा रहेगा तो वो स्टार्च के रूप में। बात समझ में आ गई? आगे समझते हैं। मंड के रूप में विभिन्न विभिन्न भागों में संचित रहता है। संचित मतलब स्टोर रख कर लेते हैं ये, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एक और पॉइंट की, ये कहां से आ गया, एक और पॉइंट की बात करते हैं। तो सन 1898 ईस्वी में 1898 में एक साइंटिस्ट थे, एक जियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था वान्स नामक वैज्ञानिक ने इस पूरे जो प्रक्रम बताए, जो पूरा प्रोसेस बताए कि पेड़ पौधा क्या क्या लेता है बाहर से। तो 4 कच्ची सामग्री बाहर से लेता है पेड़ पौधा और चारों कच्ची सामग्री से ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। और साथ में ऑक्सीजन गैस भी मुक्त करता है ना। तो ये सारा जो प्रोसेस हुआ पेड़ पौधों में, इसको बताने वाले कौन थे कि इस प्रोसेस का नाम क्या है। तो इसका नाम सबसे पहले दिए थे 1898 ईस्वी में वान्स नामक वैज्ञानिक ने। इसका नाम दिया फोटोसिंथेसिस। ये फोटो को सिंथेसिस कर रहा है, खींच रहा है, लाइट को खींच रहा है। फोटो खींचना मतलब ये वाला फोटो खींचना ना, ये फोटो मतलब होता है लाइट, रोशनी, प्रकाश को, लाइट को, रोशनी को खींचता है पेड़ पौधा। तो सिर्फ रोशनी को थोड़ी खींचता है, और भी 3 चीज तो होता है उसमें, पानी भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है और क्लोरोफिल भी होता है। लेकिन इसका नाम पड़ गया क्या, फोटोसिंथेसिस। मेन काम किसका है, फोटो का है, लाइट का है। लाइट नहीं रहेगा ना तो कुछ हो भी नहीं करेगा, मतलब लाइट नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। इसलिए दिन में फोटोसिंथेसिस होता है ज्यादातर पौधों में। पौधे दिन में फोटोसिंथेसिस करते हैं यानी प्रकाश संश्लेषण करते हैं और भोजन बनाते हैं। रात में नहीं बनाते हैं वो लोग, क्योंकि रात में मिलता ही नहीं है उसको लाइट मिलेगा तभी तो बनाएगा। तो लाइट मेन फैक्टर हो गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस नाम किसने रखा, वान्स नामक वैज्ञानिक ने। कब रखा, 1898 में। अब अगली स्लाइड में चलते हैं। इतना समझ में आया आप लोग को? अगर समझ में आया तो एक लाइक दीजिए। नेक्स्ट स्लाइड है, यहां देखिए प्रकाश संश्लेषण का संपूर्ण रासायनिक समीकरण क्या है। अब इसका समीकरण क्या है, इक्वेशन होता है, कैसे प्रकाश संश्लेषण होता है उसका क्या इक्वेशन है, फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो देखो केमिस्ट्री के अनुसार अगर इसको समझेंगे तो प्रकाश संश्लेषण का संपूर्ण रासायनिक समीकरण देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख रहे हैं, देखिए गौर से, सबसे पहले पेड़ पौधों को किसकी जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले CO2 हम लिखाए थे। तो मान लो 6 CO2 हुआ उसके पास, पेड़ पौधों को मिला 6 CO2 प्लस 6 H2O लिया, वो यानी वाटर लिया। CO2 मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको कैसे लिखें, यहाँ पे लिख देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और H2O मतलब क्या हो गया यहाँ पे, वाटर। और 2 चीज और मिलता है इसको, ऊपर से मिलता है सनलाइट, और एक पत्ती में रहता है क्लोरोफिल। ये देखिए 4 चीज हो गया। 6 CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया उसको 6 अणु में, और 6 H2O यानी वाटर मिल गया इसको जड़ों से 6 अणु में इसको ले लिया, और ऊपर से सनलाइट मिल गया, सूरज की रोशनी, और क्लोरोफिल पत्तियों में पाया। ये चारों जब मिलता है आपस में रिएक्शन होती है, तो इस रिएक्शन से बनता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। ये ग्लूकोज है आपका। और साथ में हम बताए थे कि ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होता है, कैसे, जल के अपघटन से, जल के टूटने से 6O2 का निर्माण भी होता है। 6O2 यानी 6 ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। तो ये पूरा हो गया किसका केमिकल फॉर्मूला, फोटोसिंथेसिस का। क्या है फॉर्मूला, 6 CO2 प्लस 6 H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और सनलाइट ऊपर से यानी सूरज की रोशनी, और नीचे से क्लोरोफिल यानी पर्णहरित। जब ये चारों मिल जाएगा तब बनाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, और साथ में ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होता है यानी 6O2 ऑक्सीजन। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब ज्यादा पानी ले लेता है पेड़ पौधा, तो पेड़ पौधों के पत्तियों से, पेड़ पौधा अगर पत्ती ऐसे बना देते हैं हम, तो पेड़ पौधों के पत्तियों से ज्यादा पानी लेने की वजह से क्या होता है, पानी जो है वाष्प के रूप में, भाप के रूप में ऊपर रिलीज होने लगता है। इसी को बोला जाता है बाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन बोलते हैं इसको। पेड़ पौधों में जब ज्यादा पानी हो जाता है तो पानी को भी रिलीज कर देता है गैस के रूप में, वाष्प के रूप में, भाप के रूप में। वेपर के रूप में जब गैस रिलीज होता है पत्तियों से, स्टोमाटा के थ्रू बाहर निकलता है, छोटे छोटे छिद्र जो स्टोमाटा होते हैं
उसके थ्रू पानी जब भाप के रूप में बाहर निकलता है, इस क्रिया को बोला जाता है बाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन। ये ट्रांसपिरेशन है। तो ये कब होता है? जब यहाँ पे 6H2O के यहाँ पे अगर 12H2O कर देंगे, 12H2O यहाँ पे लिख देते हैं, 12H2O पानी अगर चला जाएगा तो यहाँ पे प्लस 6H2O भी बन जाएगा, यानी पानी रिलीज भी होगा, यहाँ से ऊपर पानी भी रिलीज होगा पत्तियों से। ठीक है, तो दो फॉर्मूला हो सकता है। अगर यहाँ पे 12H2O किए तो यहाँ पे 6H2O और बढ़ जाएगा, यानी पानी भी बाहर निकलेगा पत्तियों से। सॉरी 6H2O होता तो सिर्फ ऑक्सीजन निकला था, लेकिन जहां 12H2O रहता तो ये 6H2O यानी पानी भी बाहर निकल जाता। तो ये फॉर्मूला, दो तरह का फॉर्मूला होता है। बात समझ में आ रही है? अगर फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है तो हम कमेंट में इसको बढ़िया से लिख देंगे। ठीक है, अब पौधों में परिवहन एवं संचय, इसको समझिए। देखिए फोटो, ये फोटो देखिए। जाइलम फ्लोएम का हम अभी काम बताएं, इससे पहले ही बताएं कि जाइलम का काम क्या है। तो देखो, ये जो पानी जड़ों के नीचे जो पानी दिख रहा है आपको, ये मूल रोम क्या करता है? पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। सबसे पहले मूल रोम एब्जॉर्ब करना मतलब उसको ऑब्सेसिव कर लेता है, अपने अंदर खींच लेता है पानी को। अब यहां से ऊपर चढ़ाता है पत्तियों तक, कौन? तो वो उसका काम है किसका? जाइलम का। तो यही लिखा है जाइलम। इसको दारू भी बोला जाता है हिंदी में, जाइलम को। दारू, वो वाला दारू मत समझिएगा, ये दारू इसका नाम है जाइलम का, जो पहुंचाता है पानी को ऊपर। तो यह मूल रोम रूट हेयर द्वारा मिट्टी यानी मृदा से जल को, जल यहाँ पे H2O इसको लिख सकते हैं अगर फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो। जल को क्या करता है, और खनिज लवण भी कुछ होते हैं, मिनरल्स वगैरह, जैसे मैग्नीशियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब वगैरह खनिज लवण का अब शोषण, सोख कर उसको सोख लेता है और करके फिर ऊपर पहुंचाना शुरू कर देता है। किसका काम है? जाइलम का काम है। बस समझ में आई? क्या करता है? सबसे पहले मूल रोम अवशोषित करता है। मूल रोम का काम नहीं ऊपर पहुंचाना पानी को, वो सिर्फ जड़ों में पहुंचा देता है पानी, और जड़ों से ऊपर पानी पहुंचाने का काम मेनली किसका है? तो वो जाइलम का है। अब जब पानी पहुंच गया ऊपर पत्तियों में, तो पत्तियों में पानी भी पहुंच गया है और उसके बाद सनलाइट भी मिल रहा है। मान लो यहाँ पे हम लेते हैं पत्ती को, ये वाला पत्ती ले रहे हैं, इसमें सनलाइट भी मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गया, CO2 भी यहाँ पे आ गया, CO2 भी आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्लोरोफिल तो था ही इसके अंदर। तीन चीज मिल गया, नीचे से पानी भी पहुंच गया, यहाँ पे वाटर भी H2O भी मिल गया। तो जब ये पूरा मिल जाता है तो बना देता है क्या? शुगर, यानी कि ग्लूकोज, C6H12 और O6, ग्लूकोज का निर्माण कर देता है। ये चारों चीज आपस में जब मिल जाता है तो अब ये ग्लूकोज बन गया है। तो हम बताएं थे ग्लूकोज को पूरे शरीर में, पूरे पत्तियों में कौन घुमाता है? ऊपर नीचे चारों तरफ कौन घुमा देता है? तो उसका काम है फ्लोएम का। फ्लोएम यह पत्तियों में बने भोजन यानी ग्लूकोज का परिवहन किस रूप में करता है? अभी बताए थे इससे पहले, पिछली स्लाइड में, सुक्रोज के रूप में पौधों के अन्य भागों में, पूरे भागों में फैला देता है, सारे भाग में फैला देता है, डालियों में, पत्तियों में, तनों में, हर जगह फैला देता है। कौन? फ्लोएम ग्लूकोज को। किस रूप में? तो सुक्रोज के रूप में। ठीक है, सुक्रोज ग्लूकोज का ही एक रूप है। ये बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, अब अगली स्लाइड की बात करते हैं हम लोग। अब देखिए कुछ बातें हैं, जैसे ग्लूकोज जो चीनी है, मीठा है। ग्लूकोज मतलब मीठा चीज। अब मीठा चीज मतलब जो हम लोग खाते हैं, जैसे हम लोग रोटी खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट वो एक्चुअल में ग्लूकोज में बदल जाता है, मीठा में बदल जाता है, शर्करा में, चीनी में। ठीक है, तो उसके कई सारे रूप होते हैं। सबसे बड़ा पार्ट जो है, सबसे सॉलिड पार्ट, सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट, वो कार्बोहाइड्रेट है। जो सबसे सिंपल पार्ट में बदल जाता है तो वो ग्लूकोज हो जाता है। तब ग्लूकोज के कौन कौन से रूप हैं वो समझते हैं। देखिए सबसे पहला सुक्रोज है। अब सुक्रोज कौन सा ग्लूकोज है? तो देखिए ये गन्ना में पाया जाता है। शुगर केन नाम ही सुक्रोज से याद रखिएगा, शुगर केन, जो गन्ना में मीठापन पाया जाता है, जो हम लोग केतारी खाते हैं, केतारी गन्ना है ना, शुगर केन, तो उसमें जो मीठापन पाया जाता है वो सुक्रोज की वजह से पाया जाता है। उसमें सुक्रोज भरा रहता है, जो चबाते हैं हम लोग गन्ना, वो सुक्रोज रहता है उसमें, मीठा जो लगता है, अजीब टाइप का जो मीठा लगता है। समझ ना, ओहो सुक्रोज है, तब इसलिए नाम रखा है इसका शुगर केन, शुगर भरा हुआ उसमें। अब दूसरा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज से याद रखिए तो फ्रूट से बना हुआ लग रहा है, यानी फ्रूट में ज्यादातर कौन सा मीठा पाया जाता है, ग्लूकोज का रूप पाया जाता है, तो वो है फ्रक्टोज फ्रूट में। और ये देखो सबसे मीठा पार्ट है ये। ग्लूकोज का पूछेगा, ग्लूकोज का कौन सा रूप सबसे मीठा है, एकदम स्वीटेस्ट है, तो वो कौन है? फ्रक्टोज है, वो सबसे मीठा होता है। ये सिरप वगैरह बनाने में भी इसी का यूज किया जाता है, फ्रक्टोज का यूज किया जाता है। वो सबसे मीठा होता है। फल वगैरह जितना है, फल जो पका हुआ रहता है खाते हैं वो बहुत मीठा लगता है, वो फ्रक्टोज की वजह से लगता है, उसमें फ्रक्टोज होता है जो मीठापन लगता है, वो ग्लूकोज फ्रक्टोज है। अब तीसरा है आपका ग्लैक्टोज। तो ये भी एक ही ग्लूकोज का बना होता है, ग्लैक्टोज। अब बाकी सब दो दो ग्लूकोज का बना है, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, ये सब दो दो ग्रुप का बना है। अब ग्लैक्टोज भी एक है, ग्लूकोज भी एक था, सबसे सिंपल पार्ट। ये दूध जो हम लोग दूध जो पीते हैं, दूध में जो मीठापन लगता है वो समझ लीजिए ग्लैक्टोज की वजह से लगता है। दूध का शर्करा का जो भाग है, दूध शर्करा का भाग जो मीठापन लग रहा है, ये ग्लैक्टोज का पार्ट है। लैक्टोज एक्चुअल में जो लैक्टोज है, एक्चुअल में लैक्टोज ही वाला जो दूध हम लोग जो लेते हैं, दूध जो पीते हैं, एक्चुअल में वो लैक्टोज उसमें होता है मीठापन के लिए, और कुछ में ग्लैक्टोज भी होता है। जैसे आप लोग ये क्या बोलते हैं, पाउडर वाला दूध देखते होंगे, डब्बा में लिखा रहता है लैक्टोज। लैक्टोज आप लोग देखेंगे, जो बिल्ली का उसमें फोटो लगा रहता है, डब्बा इतना बड़ा रहता है टीन का, उसमें बिल्ली का ऐसे कुछ डॉट, ऐसे बिल्ली का रहेगा फोटो, देखेंगे आप, ऐसे कुछ रहता है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे लिखा रहता है लैक्टोजेन या लैक्टोज करके लिखा रहता है। तो समझिए वो लैक्टोज मतलब दूध जो है किसकी वजह से मीठा है,
तो लैक्टोज की वजह से मीठा है, यानी दूध में जो मीठापन पाया जाता है वो लैक्टोज उसमें रहता है, इसकी वजह से। नेक्स्ट है माल्टोज। माल्टोज हम लोग जो भी खाना वगैरह खाते हैं, आप चावल खाएं, रोटी खाएं, जितना अनाज वगैरह खाएं, तो वो भी मीठापन उसमें भी हो जाता है, चबाते चबाते मीठा लगने लगता है। तो जितने अनाज होते हैं उसमें जो मीठापन होता है वो माल्टोज की वजह से होता है, उसके अंदर माल्टोज पाया जाता है। तो ये जो है वो ग्लूकोज का सारा रूप है, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, लैक्टोज और माल्टोज। समझ गए बात? आगे चलते हैं। अब देखिए, काफी गर्मी है यार, कुछ क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की कच्ची सामग्री पौधा कहां से प्राप्त करता है, कहां से क्या मिलता है प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को, क्या क्या चीज मिलता है? तो 4 चीज तो बताए थे हम। अब कहां से मिलता है वो समझ लीजिए। तो देखिए, पौधा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करता है। तो कौन कौन स्रोत है? सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो ये कहां से मिलता है इसको? तो वायुमंडल से, जो वायुमंडल है चारों तरफ जो गैस फैला हुआ है उससे मिल जाता है इसको, वायुमंडल से CO2 मिल जाता है। और ये जाता है स्टोमाटा के थ्रू, पेड़ पौधों की पत्तियों में जो स्टोमाटा छोटे छोटे छिद्र होता है उसके अंदर घुस जाता है, पत्ती में स्टोमाटा के से, रंध्र के थ्रू। तो ये CO2 मिल गया पहला। कहां से मिला? वायुमंडल से। अंदर किससे एंट्री किया? स्टोमाटा से। पत्तियों में जो छोटे छिद्र पाया था उसको स्टोमाटा बोलते हैं। ये हो गया। दूसरा है जल, H2O, पानी, वाटर। ये मिट्टी से मिल जाता है, नीचे जो मिट्टी होती है मृदा से जड़ों तक पहुंच जाता है, ठीक है। और तीसरा क्लोरोफिल, तो ये पत्तियों में ही होता है क्योंकि इसी के कारण तो पत्तियों का रंग हरा होता है। और चौथा है प्रकाश, सूरज की रोशनी, सूरज से मिलती है, ये सनलाइट सूरज से मिलती है। अब यही सोलर जो होता है, सोलर मतलब सूरज, उसमें सोलर एनर्जी पाया जाता है। यही सोलर एनर्जी जब पत्तियों में पड़ता है, क्लोरोफिल के पास जाता है, तो ये बदल जाता है केमिकल एनर्जी में। सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। ये सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी मतलब, सौर ऊर्जा मतलब सूरज के अंदर जो ताकत है, ऊर्जा है, सूरज के अंदर ताकत है, तभी तो पत्ती को एकदम जगा देता है, तभी तो हम लोग एकदम चिलमिला उठते हैं सूरज की रोशनी की वजह से। गर्मी में खूब लाइट पड़ती है, उसमें ताकत है, तभी तो हिल जाते हैं हम लोग गर्मी की वजह से, बदन एकदम काला पड़ जाता है। तो वो लाइट में भी ताकत है, तो उस ताकत को क्या बोलते हैं? लाइट में जो शक्ति है, पावर है, जो एनर्जी है, तो उसको बोला जाता है सोलर एनर्जी। सोलर मतलब लाइट, सॉरी सूरज, सूरज को सोलर भी बोलते हैं। तो सोलर एनर्जी मतलब सूरज की ताकत जो है वो जैसे ही पत्तियों में पड़ता है तो वो ताकत बदल जाता है किसमें? केमिकल एनर्जी में, रासायनिक ऊर्जा में, क्योंकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो जाता है, इसलिए वो ताकत जो है, वो एनर्जी है जो है वो केमिकल एनर्जी में बदल जाता है, यानी रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। याद रखिएगा, ये पेड़ पौधों के क्लोरोफिल के पास जाने के बाद। तो ये देखिए, अब दूसरा सवाल है, ये समझ गए चारों चीज कहां से मिलता है, क्या क्या। दूसरा सवाल, पेड़ पौधों के किस अंग को भोजन का कारखाना, फूड फैक्ट्री कहते हैं? फूड फैक्ट्री किसको बोलेंगे? जहां पे ढेर सारा फूड रखा रहेगा, खाना बनेगा जहां पे। जैसे हम लोग का किचन, फूड फैक्ट्री एक तरह से, किचन में ढेर सारा खाना रहता है। हाँ, जाइए किचन में कुछ भी निकाल के जाए, खा जाइए, तो वो किचन क्या है? फूड फैक्ट्री है। तो लेकिन पेड़ पौधों का फूड फैक्ट्री क्या है? कहाँ पे खाना बना रहता है, बनता कहाँ पे खाना पेड़ पौधों में? तो अभी तो बताए थे। ये देखिए, पत्तियों किसको बोलते हैं? फूड फैक्ट्री, पत्तियों को। खाना बनता कहाँ पे? पेड़ पौधों। ग्लूकोज कहाँ पे बनता है? तो पत्तियों में बनता है, इसलिए पत्तियों को बोला जाता है पेड़ पौधों का भोजन का कारखाना, फूड फैक्ट्री। जब भी फूड फैक्ट्री बात करेंगे तो किसकी बात होगी? लीफ, यानी पत्तियों को ही बोला जाता है फूड फैक्ट्री। हाँ, अब बात करते हैं आगे, प्रकाश संश्लेषण अंग किसे कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण अंग भी पत्ती है, पत्ती में ही तो प्रकाश संश्लेषण होता है, उसके बाद ना पूरे बॉडी में फैलाता है फ्लोएम, जब पत्तियों में ग्लूकोज बन जाता है। तो ये भी हो गया सवाल। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है, मतलब कहाँ पे होता है, किस जगह पे, एकदम पत्ती के अंदर कहाँ पे? तो वही पूछ रहा है, यानी प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के किस भाग में होता है, ये सवाल है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के मीजोफिल उत्तकों की खंभ कोशिकाओं यानी पैलिसेड सेल्स में होता है। इन खंभ कोशिकाओं में लगभग 300 हरित लवक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। 300 कुछ बड़े पौधों में हो सकता है, लेकिन एक्चुअली मेरे याद रखिएगा 30 से 40 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं एक खंभ कोशिकाओं में। जैसे एक पत्ती की बात करते हैं हम लोग, एक पत्ती अगर बना दिए तो ये सबसे पहले पत्ती है आपका, और पत्ती के अंदर कुछ एक बड़ा सा आवरण पाया जाता है जिसको बोला जाता है, इसको थोड़ा सा माइक्रोस्कोप लगा के देखेंगे बड़ा सा, तो उसमें एक उत्तक पाया जाएगा जिसको बोला जाता है मीजोफिल उत्तक, मीजोफिल टिश्यू उत्तक। अब इस मीजोफिल उत्तक में देखेंगे जब ऐसे बड़ा करके जरा, तो उसमें कुछ लंबा लंबा खंभा के जैसा कुछ दिखाई देता है, तो उसको बोला जाता है खंभ कोशिकाएं। इसी को इंग्लिश में पैलिसेड सेल बोलते हैं। इसी खंभ कोशिकाओं के अंदर में, ये जो खंभ कोशिका है, इसी में डॉट 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 थोड़ा थोड़ा डॉट 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 जो ऐसे ऐसे है, ये पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। इसी हरित लवक के अंदर हम बताए थे क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित। इसी कारण पत्तियों का रंग हरा दिखाई पड़ता है। अगर बड़ा पार्ट है यानी पत्ता है, पत्ती है, और पत्ती को जब बड़ा सा देखेंगे माइक्रोस्कोप से, तो उसमें एक और बड़ा आवरण दिखाई देगा, उसको बोलेंगे मेजोफिल उत्तक।
और उसके अंदर और बड़ा सा करके देखेंगे तो उसके अंदर कोई लंबा लंबा खंभा जैसा कुछ दिखाई देगा, उसको खंभ कोशिकाएं पहले सेट सेल बोलते हैं। और उसके अंदर कुछ छोटे छोटे चीज पाए जाते हैं, उसको बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये यहाँ पे इस तरह से फोटोसिंथेसिस इस जगह पे होता है। तो भाई बोला जा रहा है प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के मेसोफिल ऊतकों की खंभ कोशिकाओं में होता है, यानी पहली सेट सेल में यहीं पे होता है, याद रखिएगा। ये हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हाँ ये तो बता ही दिया अभी, सबसे पहले पत्ती है बड़ा सा, फिर मेसोफिल ऊतक, फिर खंभ कोशिकाएं, फिर क्लोरोप्लास्ट और फिर क्लोरोफिल। अब देखिए स्वपोषी और विषमपोषी में अंतर कभी कभी पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट है 10th क्लास से रिलेटेड। अभी हम जो भी टॉपिक पढ़ा रही है सिर्फ 10th क्लास के लिए नहीं, नीट वगैरह के लिए भी आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मिल सकते हैं। 10th क्लास नीट के लिए बहुत सारे एग्जाम जो डॉक्टर लाइन में होते हैं वो सारे एग्जाम में आपको ये सब सवाल कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो आपको फायदेमंद मतलब यूजफुल हो सकते हैं आपके लिए। तो देखिए सबसे पहले स्वपोषी ऑटोट्रॉपिक और विषमपोषी हेटेरोट्रॉपिक, इसमें दोनों में अंतर हम ऑलरेडी बता चुके हैं बहुत अच्छे से, इससे पहले हम वीडियो बना चुके हैं। अगर इन दोनों में डिफरेंस एकदम और बेहतर से जानना चाहते हैं तो आप पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं, बहुत बेहतर से उसमें बताया गया है। अब देखिए स्वपोषी और विषमपोषी में थोड़ा सा अंतर फिर भी देख लेते हैं क्या है। तो देखिए हम बताएं थे स्वपोषी क्या है कि जो जिसमें खाना खुद ब खुद बन जाता है, उसको कहीं जाकर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे हम लोग को बनाना पड़ता है ना जी, पेड़ पौधा में पत्ती तोड़ लिए है ना, क्या बोलते हैं, साग तोड़ लिए, सब्जी तोड़ लिए, उसके बाद किचन में जाके बनाए, लेकिन पेड़ पौधों को बनाने की जरूरत नहीं, उसके अंदर ही बन जाता है खाना। तो देखिए स्वपोषी पोषण क्या बोलते हैं, यह केवल हरे पेड़ पौधों में होता है। हम लोग में ऑटोमेटिक खाना बन जाएगा ऐसा नहीं है, तो सिर्फ हरे पेड़ पौधों में होता है, इसलिए इसका नाम है स्वपोषी, खुद ब खुद पोषण हो जाता है उसके अंदर, है ना। तो यह केवल हरे पेड़ पौधों में होता है। लेकिन विषमपोषी जैसे हम लोग विषमपोषी हैं, हम लोग दूसरे पे जीवित रहते हैं, दूसरों पे निर्भर रहते हैं खाने के लिए, पेड़ पौधों पे, जानवरों पे, अंडे पे, ये सब वगैरह पे। तो यह हरे पेड़ पौधों को छोड़कर अन्य सभी जीवों में होता है। हरे पेड़ पौधों के अलावा जैसे हम लोग इंसान, जानवर, पक्षी, ये सब भी तो दूसरों को मार के ही खाता है, तो सब विषमपोषी है। दूसरा डिफरेंस क्या है, इसके लिए CO2 H2O, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मतलब पानी, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल जरूरी है। अभी तो देखें 4 चीज जरूरी होता है इसके लिए, इसको खाना बनाने के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए यानी ग्लूकोज बनाने के लिए, तो ये 4 चीज जरूरी है किसके लिए, स्वपोषी के लिए। विषमपोषी लिए क्या है, इसके लिए सूर्य का प्रकाश तथा CO2 H2O आवश्यक नहीं। हम लोग के लिए क्या ये सब जरूरी है, लाइट नहीं मिलेगा तो भी खाना बन ही जाएगा कहने के, है ना, तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए नहीं है। अब तीसरा क्या है, इसमें भोजन के पाचन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें पेड़ पौधे में देखेंगे, पेड़ पौधे में कोई तंत्र लगा हुआ है, कोई सिस्टम लगा हुआ है पचाने के लिए, डाइजेशन के लिए, तो कोई सिस्टम नहीं होता है, क्योंकि पेड़ पौधे में जो ग्लूकोज है वो सबसे सिंपल भोजन है, उसको पचाने की जरूरत नहीं है। पचाना मतलब क्या, बड़ा भोजन का पार्ट जो कड़ा भोजन है उसको तोड़ फोड़ पीस पास करके दांत से तोड़ना, जुबान से उसको लपेटना, फिर नीचे ले जाना, इसको बोलते हैं पाचन। पाचन मतलब बड़ा भोजन को छोटे भोजन में बदल देना, यानी सिंपल में बदल देना, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में। तो हम लोग जो खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स को सिंपल में बदलते हैं, क्योंकि हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम लगा हुआ है, पचाने वाला सिस्टम पूरा लगा हुआ है, दांत लगा हुआ है, जीभ लगा हुआ है, पूरा इंजाइम लगा हुआ है, पूरा एक से एक सब पीसता है उसको, भोजन को एकदम महीन बदल देता है, पेस्ट के रूप में कर देता है। लेकिन पेड़ पौधों में क्या ऐसा जरूरत है, क्योंकि खुद ही ग्लूकोज बन जा रहा है पेड़ पौधों में। हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तब जाके ग्लूकोज में बदलता है, पच पच के एकदम महीन होकर के, लेकिन ग्लूकोज डायरेक्ट बन रहा है सबसे सिंपल पार्ट, तो पेड़ पौधों को पचाने की जरूरत नहीं, इसलिए उसके अंदर कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र नहीं लगा होता है पेड़ पौधों में, तो उसमें डायरेक्ट अवशोषण होता है, यानी डायरेक्ट संश्लेषण होता है। पाचन की जरूरत पेड़ पौधों को नहीं होती है, डायरेक्ट ग्लूकोज बन जाता है, लेकिन हम लोग को जरूरत होती है। तो वही लिखा हुआ है कि इसमें भोजन के पाचन की आवश्यकता नहीं होती है, पचाने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट ग्लूकोज बनता है, सबसे महीन पार्ट, सबसे सिंपल पार्ट। इसमें भोजन के पाचन की आवश्यकता होती है, हम लोग को पचाना पड़ता है। हम लोग कोई भी चीज लेते हैं कड़ा में लेते हैं तो पचाना पड़ता है, कड़ा नहीं लेते डायरेक्ट ग्लूकोज ले रहे हैं तो उसको पचाने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग पचाने की जरूरत भी पड़ता है, नहीं भी पड़ता है कभी कभी। तो ये सारा चीज है, तो ये हो गया दोनों में डिफरेंस। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। ये भी इसके बारे में बता दिए हम आपको फिगर में छोटा सा, कि सबसे पहले बड़ा सा पत्ती है, पत्ती को जब माइक्रोस्कोप लगा के एकदम देखोगे बड़ा सा, तो आपको दिखाई देगा क्या, मेसोफिल ऊतक। मेसोफिल ऊतक ये देखिए आपको, ये मेसोफिल ऊतक है। मेसोफिल ऊतक में देखो लंबा लंबा ये जो ऐसे खंबा के जैसा दिखाई दे रहा है, खंबा के जैसा, इसको बोला जाता है खंभ कोशिका। तो क्या बोलते हैं, खंभ कोशिका बोलते हैं, ये जो खंबा के जैसा लंबा लंबा दिखाई दे रहा है। अब खंभ कोशिका में क्या होता है, देखो ये छोटे छोटे डॉट पाए जाते हैं, ये छोटे छोटे, ये आपका क्लोरोप्लास्ट है। ये क्या है आपका क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट का एक बड़ा सा फिगर है, क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा सा जूम करके दिखाया गया, ये क्लोरोप्लास्ट है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है वो क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियां हरे रंग की दिखाई पड़ती है। अब ये जो आपको Mg दिख रहा है ये क्या है, बताए थे आप लोग, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है, कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो वो मैग्नीशियम है, याद रखिएगा। तो ये हम बताए थे आप लोग को। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। पेड़ पौधों में श्वसन, ये हो गया पोषण। पेड़ पौधा कैसे पोषण करता है, मतलब भोजन बनाता है। आप पेड़ पौधों को सांस लेने की भी तो जरूरत है, वो कैसे सांस लेता है, कैसे छोड़ता है ना, तो वो समझते हैं। तो पेड़ पौधों में श्वसन, रिस्पिरेशन इन प्लांट्स, तो कैसे होता है, तो आप लोगों को जाहिर सी बात है पता है, अभी बताए थे हम थोड़ी देर पहले कि पत्तियों में बहुत सारे छोटे छोटे, नीचे में पत्ती के नीचे वाले पार्ट में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे होल पाए जाते हैं। उस होल को बोला जाता है स्टोमाटा, रंध्र। हिंदी में रंध्र, इंग्लिश में स्टोमाटा बोला जाता है। उसी स्टोमाटा के थ्रू गैस उसमें जाता है, गैस निकलता है, जाता है निकलता है। कौन सी गैस पेड़ पौधों के अंदर जाता है स्टोमाटा के थ्रू,
और कौन सी निकलता है ये बताए थे आप लोग। तो वो लोग बाहर से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर ले लेता है और बदले में क्या देता है, बाहर क्या निकलता है, ऑक्सीजन O2, जिसको हम लोग ले लेते हैं। तो ये है पेड़ पौधों में श्वसन इस तरह से होता है, CO2 अंदर लेता है, O2 बाहर देता है। किसके थ्रू लेते हैं हम लोग? तो नाक के थ्रू घुसाते हैं अंदर, फेफड़ा में चला जाता है, हम लोग नाक के थ्रू लिए अंदर। तो ये जो नाक जो छिद्र है, छेद है, ये हम लोग न लिए इसके थ्रू। पेड़ पौधा किसके थ्रू अंदर लेता है गैसों को, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। तो वो जो अंदर लेता है पेड़ पौधा गैसों को, वो स्टोमेटा के थ्रू लेता है। स्टोमेटा जो एक छिद्र है, जैसे हम लोग का एक नाक छिद्र, तो वैसे ही स्टोमेटा है। तो वही समझिए, यहाँ पे पत्तियों में पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र यानी एकदम छोटे छोटे छेद को क्या बोला जाता है? एस्टोमेटा बोला जाता है, रंध्र कहते हैं, है ना। अब रंध्र कैसा फिगर है, फिगर बताएंगे हम पेड़ पौधा का। अभी देख लेते हैं, पीछे में फिगर इसका बना हुआ है, तो यहाँ पे हम बना सकते हैं कि अगर पत्ती ऐसे है, इस पत्ती में छोटा सा जो छेद है वो आपका क्या है, इसको माइक्रोस्कोप लगा के देखिएगा, यानी बड़ा करेगा तो पत्ती में जब माइक्रोस्कोप फिट कीजिएगा बड़ा दिखेगा, तो उसके अंदर छोटे छोटे छेद है। माइक्रोस्कोप लगाने के बाद स्टोमाटा कुछ ऐसे आपको दिखाई पड़ेगा, कुछ इस तरह का स्टोमाटा दिखाई पड़ेगा आपको। ये यहाँ पे जो आपको छेद दिखाई पड़ रहा है, ये वाला, ये स्टोमाटा है, जो छोटा छिद्र दिखाई पड़ रहा है। इसका फिगर देखेंगे हम लोग। तो स्टोमाटा देखिए, स्टोमाटा में सबसे पहले जो बाहर में जो दिख रहा है, ये दो ठो, ये काजू के जैसा, सीम के बीच के आकार के जैसा, ये दो जो बाहर में है वो ऐसे गार्ड सेल उसको बोलते हैं, गार्ड सेल। गार्ड सेल, गार्ड सेल क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है, गार्ड के जैसा काम करता है, तो गार्ड सेल होती है। स्टोमाटा दो द्वार कोशिकाओं गार्ड सेल से घिरा होता है, जो सेम के बीच के, सेम का जो हम लोग सब्जी खाते हैं वो वाला, सेम के बीच के आकार की होती है। इन गार्ड सेल में जीव द्रव, ये सब वगैरह में क्या होता है, जीव द्रव, प्रोटोप्लाज्म वगैरह, विभिन्न कोशिकाएं, जैसे हरित लवक आपका, क्लोरोप्लास्ट वगैरह सब भरे रहते हैं इसमें, साइड साइड में, पेड़ पौधों में, पत्तियों में। अब रंध्रों के कार्य क्या है, क्या क्या काम है, कैसे करता है काम? स्टोमाटा का खुलना और बंद होना दोनों किस पे निर्भर करता है, किस पे डिपेंड करता है? वो गार्ड सेल। गार्ड सेल अगर चिपक गया ऐसे तो बंद हो गया स्टोमाटा, यानी अब ना CO2 अंदर जाएगा ना O2 बाहर निकलेगा। और जब खुला रहेगा, ऐसे दिन में खुला रहता है और रात में बंद हो जाता है। दिन में खुला रहता है ताकि CO2 को अंदर ले ले और O2 को बाहर भेज दे, और रात में बंद हो जाता है, पानी के वजह से बंद हो जाता है। पानी नहीं रहता रात में तो ये बंद हो जाता है सिकुड़ करके, और पानी मिल जाता है तो फूल के वजह से खुल जाता है। दिन में पानी मिलता है, दिन में पानी ऊपर पहुंच जाता है जड़ से, तो पानी की वजह से फूल के खुल जाता है। और जब रात में पानी नहीं मिलता है, इसको पानी मिले या नहीं मिले तो सूख जाता है ऐसे, और ये बंद हो जाता है। तो दिन में स्टोमाटा खुला रहता है और रात में बंद हो जाता है, यानी रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, यानी कि वो CO2 का यूज नहीं कर, सॉरी बाहर यूज तो नहीं करता है बाहर, इसलिए CO2 वहां पे जमा हो जाता है पेड़ पौधों के पास। रात में पेड़ पौधों के पास बोला जाता है आप लोग को कि नहीं सोना चाहिए। आप लोग बूढ़े बुजुर्ग से, घर वाले से पूछिएगा। हम लोग बात कर रहे थे क्या कि यहाँ पे पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए थे, माइक्रोस्कोप लगा देखेंगे तो वो आपको बड़ा सा ऐसा दिखेगा, इसको स्टोमेटा बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। तो स्टोमेटा क्या होता है, ये तो हम लोग देखिए गार्ड सेल से घिरा रहता है। अब आगे समझिए, स्टोमेटा का खुलना और बंद होना दोनों गार्ड सेल पर निर्भर करता है। बताएं, गार्ड सेल अगर चिपक जाता है रात में तो बंद हो जाएगा, दिन में से पानी की वजह से खुल जाता है, फूलने की वजह से। तो ये गार्ड सेल ही तो खोल रहा है इसको, गार्ड सेल ही बंद कर रहा है, तो गार्ड सेल पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है। अब जब गार्ड सेल में जल का सांद्रण अधिक रहता है, मतलब खूब जल भर जाता है गार्ड सेल में, नीचे जड़ों से एकदम पत्तियों में आ जाता है पानी, गार्ड सेल फूल जाता है एकदम से, फूलने की वजह से स्टोमेटा क्या हो जाता है, खुल जाता है। ठीक है, गार्ड सेल में पानी आने की वजह से स्टोमेटा खुल जाता है, और जब जल का सांद्रण कम हो जाता है, पानी एकदम सूख जाता है, तो स्टोमेटा ऐसे बंद हो जाता है, ये छेद बंद हो जाता है ऐसे। तो यही बात की जा रही है, स्टोमेटा बंद हो जाता है, यानी दिन में खुला रहता है और रात में बंद हो जाता है, ये लिखा हुआ है। गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान मतलब आया और प्रदान मतलब गया, तो आदान और प्रदान किसके थ्रू होता है? तो देखिए स्टोमेटा के द्वारा ही होता है गैसों का आदान प्रदान, यानी कि CO2 लिया जाता है और बदले में O2 बाहर जाता है, तो आदान प्रदान विनिमय जिसको बोलते हैं, विनिमय मतलब आना जाना। ठीक है, स्टोमेटा पत्तियों के अलावा जड़ों और तनों पर भी पाया जाता है, यानी पत्ती में भी पाया जाता है, कुछ जड़ों पे भी पाया जाता है, तनों में भी पाया जाता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ पत्तियों में ही हो। ठीक है, अब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी हम बताए थे कि पेड़ पौधों की पत्तियों से जल जो है, पानी जो है वाष्प के रूप में, वेपर के रूप में उड़ता है, बाहर निकलता है, एक्स्ट्रा पानी आ जाता है। तो इसी क्रिया को बोला जाता है वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन। रंध्रों से होकर वाष्प यानी भाप के रूप में जल की हानि होना ही वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ये जरूरी होना चाहिए पेड़ पौधों में, उससे उसमें जो वाटर का बैलेंस बना रहता है, संतुलन बना रहता है, वाटर कितना चाहिए, टेम्परेचर कितना अच्छा रहेगा, वो सब जरूरी है। आगे चलते हैं, स्टोमेटा का ये फिगर देखो, ये खुला हुआ स्टोमेटा है और ये बंद स्टोमेटा। ये क्या होता है, रात में स्टोमेटा ऐसे हो जाता है, बंद हो जाता है, और ये दिन में। ये जो आपको दिख रहा है दो ठो, ये जो दो ठो है, यही आपका गार्ड सेल है, गार्ड सेल, द्वार कोशिकाएं यही है। इसके अंदर जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये क्लोरोप्लास्ट, ये आपका केंद्रक है। ये क्या है, केंद्रक। ठीक है, ये केंद्रक है, ये आपका ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये क्लोरोप्लास्ट आपका, ये सब क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक है। हरित लवक एक हरित भी बोल सकते हैं, उसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, दिख नहीं रहा साफ साफ, ये हरित लवक है। तो ये दिन में स्टोमेटा खुला रहता है, और जैसे ही पानी इसमें भर जाता है पूरा, ये वाला जो गार्ड सेल है, गार्ड सेल में जब पानी दिन में जब भर जाता है तो इसे फूल जाता है, और जैसे ही रात में पानी खत्म हो जाता है, सूख जाता है, तो ये पिचक जाता है। पिचकने की वजह से ये जो है होल ये बंद हो जाता है, गार्ड सेल यानी रात में बंद हो जाता है, दिन में खुला रहता है। आगे स्लाइड की बात करते हैं हम लोग। देखो जंतुओं में पोषण की बात करते हैं। अब ये पेड़ पौधों में पोषण हो गया, श्वसन हो गया दोनों। अब हम लोग में कैसे पोषण होता है, हम लोग में क्या क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आगे हम बताएंगे, लेकिन अभी कुछ छोटे जीव उसमें देख लेते हैं। जैसे अमीबा आपका है,
तो जंतु में पोषण, न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो देखो सबसे पहले अमीबा की बात करते हैं। तो अमीबा क्या होता है, एक सेल होता है, एक सेल का बना होता है, वो एक जीव है, एक ऑर्गेनिज्म है जो एक सेल का बना होता है अमीबा। तो देखो अमीबा एक कोशिकीय जीव है, यूनिसेलुलर है, ठीक है। यह मुख्य रूप से कहां पाया जाता है, तो शांत गंदे पानी में पाया जाएगा। जैसे तालाब वगैरह हो गया जहां पे पानी शांत है, चलता फिरता पानी नहीं, नदी के पानी में नहीं, शांत गंदे पानी में, तालाब वगैरह में या कहीं पे पानी जमा हुआ है, तो वहां पे आपको अमीबा देखने को मिल जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं दिखेगा, वो माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा आपको थोड़ा देखने के लिए। गंदे पानी में पाया जाता है, शांत गंदे पानी में पाया जाता है। अब इसका आकार कैसा होता है, तो ये अमीबा जो होता है इस तरह से ऐसा उसका आकार होता है, ठीक है। तो ये अपना शेप बदलते रहता है अमीबा, इस तरह से अपना शेप बदलते रहता है, एक भी फिक्स शेप का नहीं होता, वो अपना आकार बदलते रहता है। भोजन को देखकर, जैसे यहाँ पे मान लो उसका भोजन अमीबा का, तो भोजन को देख के ऐसे कुछ रचना बना लेता है अमीबा, इस तरह से कुछ रचना बना लेता है, इस तरह से। ये अमीबा का शेप इस तरह से हो जाता है, ये अमीबा ही है, ऐसे उंगली में रचना बना लेता है उसको भोजन को पकड़ने के लिए। तो ये क्या लिखा हुआ है, अमीबा का आकार अनियमित, इर्रेगुलर होता है, मतलब फिक्स नहीं होता है, बदलते रहता है अपना आकार को। हम लोग आकार नहीं बदलते रहते हैं, हम लोग का जो जैसा आकार है शेप वैसे रहेगा, कि नाक ऐसे कभी हो जाएगा, कान ऊपर उठ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, फिक्स रहता है हम लोग का शेप। लेकिन अमीबा अपना आकार बदलते रहता है, तो ये इर्रेगुलर शेप का होता है। आगे चलते हैं अमीबा के बारे में। तो जब जैसे अमीबा जैसे ही भोजन अमीबा के करीब आता है, तो वह अपनी आकृति में परिवर्तन लाकर उंगलियों के जैसा, दो हुक के जैसा, उंगलियों के जैसा रचना का निर्माण करता है। जो उंगली के जैसा रचना निर्माण किया था उसको क्या बोला जाएगा, कुटपाद, स्यूडोपोडिया कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं, अभी देखा पीछे देखा, ये जो उंगली के जैसा रचना बनाया है इसको बोला जाता है कुटपाद, कुटपाद, स्यूडोपोडिया। ये स्यूडोपोडिया के थ्रू भोजन को पकड़ लेता है अमीबा, कुटपाद कहते हैं। कुटपाद की मदद से अमीबा भोजन को चारों ओर से घेरकर खाद्यधानी, फूड वैक्यूल, वृत्तिका भी बोलते हैं इसको हिंदी में, खाद्यधानी फूड वैक्यूल का निर्माण करता है, गोल सा फूड वैक्यूल। जब क्या करता है, भोजन को पूरे बॉडी में, उसके अमीबा के बॉडी में घुमाते रहता है, घुमाते रहता है, घुमाते रहता है, उसके अंदर फूड वैक्यूल में कुछ एंजाइम वगैरह भी चला जाता है और भोजन को घुमा घुमा के पचाते रहता है अमीबा के अंदर। तो वह अमीबा के कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में मौजूद पाचक एंजाइम क्या करते हैं, खाद्यधानी में, फूड वैक्यूल में इंटर कर जाते हैं, प्रवेश करते हैं और भोजन को पचाते हैं। पचा हुआ भोजन खाद्यधानी से अमीबा के पूरे शरीर में भ्रमण घूमते रहता है, भ्रमण करते रहता है। अब आगे देखिए, घूमते घूमते जब अमीबा की सतह से, किनारे की सतह चिपक से फट जाती है, जैसे अमीबा में पूरा घूम रहा था ऐसे फूड वैक्यूल। अब ये क्या करता है, एक बार साइड में किनारे सतह से चिपक जाता है फूड वैक्यूल और चिपक करके फट जाता है, और यहाँ से अनपचा भोजन, यहाँ से अनपचा भोजन शरीर से बाहर निकल जाता है, फट करके अमीबा यहाँ फट जाता है फूड वैक्यूल से, फिर अनपचा भोजन शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये अनपचा भोजन शरीर से बाहर निकल जाता है। अब इस प्रकार अमीबा में कैसा पोषण हुआ, तो पोषण का हम लोग प्राणी संपोषण एक बताए थे हम लोग कि दो पोषण का पहले टाइप्स है, स्वपोषी, विषमपोषी। विषमपोषी में भी हम बताए थे तीन तरह का। विषमपोषी में जैसे मृतजीवी बताए थे, परजीवी बताए थे, और एक लास्ट वाला बताए थे क्या, प्राणी संपोषी, जैसे हम लोग हैं। तो अमीबा भी प्राणी संपोषी है, वो भी भोजन को पकड़ के खाता है, मार के खा जाता है। याद कीजिए, आप लोग को बताए थे कि मृतजीवी डरपोक होता है, वो सामने वाला मर जाता है, गल जाता है, सड़ जाता है, तब उसको खाने आता है भोजन को, है ना। जैसे आपका फफूंदी वगैरह हो गया, गोबर सत्ता हो गया, मशरूम वगैरह। दूसरा हम बताए थे परजीवी। परजीवी जैसे मच्छर वगैरह, थोड़ा बहुत डरता है, ज्यादा डर नहीं होता है, वो थोड़ा बहुत डरता है मच्छर वगैरह की मार न दे उसको, तो वो भोजन कैसे लेता है, किसी इंसान के अंदर रखकर या बाहर रखकर उससे पोषण प्राप्त करता है, इंसान या जानवर किसी के ऊपर। तो वो परजीवी था। और सबसे लीडर जो डर में नहीं करता, सामने वाला को मार देता है एकदम खाने के लिए, भोजन लेने के लिए, जैसे हम लोग, तो उसको बोला था प्राणी संपोषी। बताए थे हम, आप लोग पिछला वीडियो देख लीजिए, पिछले वीडियो में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यही है कि इस प्रकार अमीबा में अंतर्ग्रहण क्रिया द्वारा प्राणी संपोषण होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, यानी ये भी सामने वाले को मार के खाता है। ये हो गया अमीबा में पोषण। तो ये पूरा आपका हम लोग न्यूट्रिशन का लगभग टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया पोषण का। एक लास्ट टॉपिक पोषण का बचा, उसके बाद हम लोग रिस्पिरेशन, श्वसन में चलेंगे। तो वो टॉपिक क्या है, भोजन के प्रकार एवं पाचन, डाइजेशन, यानी इंसानों के अंदर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, कि हमारे बॉडी में कैसा कैसा सिस्टम लगा हुआ, मुंह में कैसी कैसी दांतें लगी हुई है, जुबान का काम क्या है, दांत का काम क्या है, किस किस को काम फाड़ने का है, चीरने का है, पीसने का है। उसके बाद नीचे भोजन कैसे जाता है, ढप से गिर जाता है भोजन यहाँ पे स्टमक में, ढाई से एकदम धीरे धीरे आराम से एकदम कर्मकुंचन के थ्रू नीचे जाता है, कहाँ पे पाचन होता है, कहाँ पे एंजाइम निकलता है। तो ये सारा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत मजेदार टॉपिक है, कैसे कैसे पाचन होता है, कैसे कैसे भोजन, कौन कौन सा भोजन पचता है, ये सारा टॉपिक अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच। और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब सब करना, थैंक यू।